क्या ईवीएम हैक हो सकती है? क्या ईवीएम के जरिए चुनाव जीता जा सकता है? क्या ईवीएम में छेड़खानी करके वोट अपने पक्ष में किए जा सकते हैं? क्या ईवीएम के जरिए फिर सत्ता में आएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? क्या ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए? इन सभी प्रश्नों का एक मुख्य प्रश्न ये है कि क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं? ईवीएम हैक होने का सवाल हमने चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी वही इंटेलिजेंट एआई है जो बहुत सारे सोर्सेज से जवाब ढूंढकर हमें एक बेहतर जवाब देता है। तो चैट जीपीटी से जब हमने ये सवाल पूछा तो उसके जवाब कुछ इस तरह के निकले। क्या ईवीएम हैक की जा सकती है? इस पर चैट जीपीटी का जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए सुरक्षा उपाय लिए हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या किसी देश में ईवीएम हैक किया गया है? इस पर चैट जीपीटी ने यह जवाब दिया कि मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक कोई साबित केस नहीं हुआ है जहां किसी देश में ईवीएम को सफलतापूर्वक हैक किया गया हो। कुछ देशों में ऐसी दावेदारी की गई है कि ईवीएम को हैक किया गया है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि इसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाणित आधार नहीं मिला है। किन देशों में ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं? भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स जैसे देशों में ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है और नीदरलैंड्स में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग की जाती है। भारत में जहां पर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। फिर सवाल को जब थोड़ा घुमाकर पूछा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें क्यों आती हैं? इन कारणों से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये अहम होता है कि सुरक्षा और संरचना में उच्च गुणवत्ता वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। फिर इंग्लिश में भी एक सवाल पूछा गया। इंग्लिश में सवाल ये पूछा गया कि इज ईवीएम टेम्परिंग पॉसिबल? तो इस पर चैट जीपीटी ने यह जवाब दिया कि ईवीएम टेम्परिंग इज थियोरेटिकली पॉसिबल एज विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाउएवर, टेम्परिंग विद एन ईवीएम ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग एन एक्चुअल इलेक्शन विदाउट डिटेक्शन इन कंसिडर्ड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ड्यू टू द वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेसेस। तो घुमा फिराकर मैं एक ही सवाल पर पूछ रहा था, अलग अलग तरीके से पूछ रहा था। तो इस बार मैंने पूछा कि मतलब कि ईवीएम मशीन टेम्पर की जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो इस पर चैट जीपीटी ने यह जवाब दिया कि हाँ, संभावना है कि ईवीएम मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष तकनीकी जानकारी और फिजिकल एक्सेस की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति ईवीएम मशीन को प्राप्त करता है और उसके साथ अनुशासनहीनता या अनाधिकृत पहुंच होती है तो उन्हें ईवीएम में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। यह खबर 2010 की है। बीबीसी में छपी इस खबर के मुताबिक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भारतीय ईवीएम मशीन को हैक करने का दावा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट ने 2010 में भारत की ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया था और इस हैकिंग की प्रोसेस में एक भारतीय भी शामिल थे जिनका नाम है हरि प्रसाद। क्विंट में उनका 2019 का एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो बताते हैं कि मशीन को कई तरीके से टेम्पर किया जा सकता है और कई तरीके तो ऐसे भी हैं जिसमें यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि मशीन को हैक किया गया है। उनकी कुछ बातें गौर करने लायक हैं, जैसे ईवीएम मशीन में लगने वाली चिप ही टेम्पर की जा सकती है जिसके जरिए चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं। क्योंकि ईवीएम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए ईवीएम के हैक होने का पता भी नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने 2010 में जो मशीन हैक की थी वो इलेक्शन कमीशन के किसी व्यक्ति ने उन्हें लाकर दी थी। उनका यह भी कहना है कि केवल ब्लूटूथ और वायरलेस के जरिए ही किसी चीज को हैक नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये काम रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भी किया जा सकता है। हरि प्रसाद जी ने 2010 में जिस ईवीएम को हैक किया था उसे एक छोटी सी चिप में बहुत कम समय में हैक करके दिखा दिया था। ईवीएम में लगने वाली मेमोरी चिप्स, यानी कि जिसमें वोटों के नंबर काउंट होते हैं, ये जानने के लिए कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, उस मेमोरी चिप को भी उन्होंने आसानी से हैक किया था ताकि जो भी वोट पड़े हैं उसका नंबर बदला जा सके। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हरिप्रसाद जी ने ये कही कि अगर हमें ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना है तो हमें 100% ईवीएम हैक करने की जरूरत भी नहीं है। केवल 10% ईवीएम हैक करने के बाद ये चुनाव अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। उनके इंटरव्यू में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि लाखों ईवीएम में अगर हम एक ईवीएम को भी हैक कर लें तो ये हमारे फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। वैसे अगर आपको लगता है कि 2010 में जिस ईवीएम को हैक किया गया था हरिप्रसाद और उनके साथियों द्वारा वो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम मशीन नहीं थी, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि 2010 में जब हरिप्रसाद जी ने वो ईवीएम हैक की थी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन पर चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें
जेल में भी डाल दिया था। मतलब कि ईवीएम चोरी का मुकदमा उन पर दर्ज कर दिया गया था और जिसके बाद वो जेल भी गए थे। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन के किसी व्यक्ति ने ही उन्हें लाकर दी थी, जिसके बाद उसे वापस भी कर लिया गया था, जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने आज तक उजागर नहीं किया है। अब हरिप्रसाद के इस बात को बताना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले ईवीएम टेम्परिंग का कोई बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया था और इसी के बाद ही ईवीएम की सिक्योरिटी पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो गए थे और तब से लेकर अब तक ईवीएम पर कई बार कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। उस समय हरिप्रसाद का समर्थन कई बीजेपी के नेताओं ने किया था, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इसी तरह कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर एक नागरिक को यह सुनिश्चित करवाएं कि हमारे देश में होने वाले चुनाव बहुत ही विश्वसनीय और पारदर्शी हैं, उसी चुनाव आयोग पर अब मोदी सरकार के कठपुतली होने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उसे ही सरकार के लोग अब खुद मिलकर चुनेंगे, ऐसा कानून बना दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनने को लेकर मोदी सरकार ने देश के साथ जो धोखा किया है उससे यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की नींव जरूर कमजोर हुई है। मोदी सरकार ने संसद में एक ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको चुनने का पूरा अधिकार अब सरकार की हो गई है। उसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया है। इसका मतलब सरकार जिसे चाहे अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना सकती है और सरकार का अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तो वो सरकार से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछ सकता है। इन सब बातों के बाद आखिर किसी व्यक्ति को ईवीएम पर संदेह क्यों ना हो, क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और सरकार के जिस तरह के फैसले हैं उससे किसी भी व्यक्ति को सरकार की विश्वसनीयता पर जरूर संदेह होगा। अभी जंतर मंतर पर कुछ वकीलों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का एक डेमो दिखाया था जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे मशीन के वीवीपैट से छेड़छाड़ कर वोटर को भ्रमित किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कोई ये मानने को तैयार ना हो कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है तो फिर मैं उस व्यक्ति को अनपढ़ और अवैज्ञानिक मानसिकता का मानूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज के मॉडर्न एरा में जब हम एक रिमोट कंट्रोल के जरिए चांद पर भेजे गए रोवर को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे, तो उस मॉडर्न एरा में अगर ये कोई कहे कि एक मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, उस मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, तो ये एक अपने आप में ही अनपढ़ और मूर्खता किस्म की सोच है। आप याद कीजिए कि जब फोन का आविष्कार हुआ था तब किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि एक दिन हम फोन के जरिए हर वो चीज कर पाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज फोन के जरिए हम किसी के खाते से करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं। फोन के जरिए लोगों की जासूसी की जा रही है, वो भी किसी सॉफ्टवेयर के डाले बिना ही, और ये आरोप तो इस सरकार पर लग भी रहे हैं। और सरकार पर ये आरोप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि पेगासस जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो केवल एक देश की सरकार ही खरीद सकती है। इसीलिए अगर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर किसी पत्रकार के फोन पर मिल रहे हैं, किसी राजनेता के फोन पर मिल रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा शक और संशय सरकार पर ही जाता है। ऐसे में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या एक मशीन जो लाखों की संख्या में देश में मौजूद है उसमें क्या कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं, बल्कि सवाल उससे बड़ा यह है कि हमारे लोकतांत्रिक देश की विश्वसनीयता की साख दांव पर लगी है और उसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ को लेकर कुछ सवाल और कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की सरकार ईवीएम हैक करके चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करवा रही है। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे देश का कोई एक व्यक्ति भी ये कह रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर की जा रही है, तो ये हमारे देश के चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में हमारे देश का जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसका पक्षधर मैं भी हूं। या फिर सरकार को इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए कि लोगों का विश्वास ईवीएम पर और बढ़े, विपक्ष का जो है विश्वास ईवीएम पर और बढ़े। लेकिन सरकार की जो कोशिशें चल रही हैं, जैसे कि चुनाव आयुक्त को लेकर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर जिस तरह के कानून सरकार ने बनाए, उसके बाद सरकार पर संदेह होना लाजिम है, वो विपक्ष का हो या फिर किसी आम व्यक्ति का हो। इसके बतौर अगर आप ईवीएम के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं तो ईवीएम के कुछ जरूरी पहलू ये हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 16 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होता है। हर एक ईवीएम मशीन पर 2000 से ज़्यादा वोट दर्ज हो सकते हैं
और ये ईवीएम मशीनें जो हैं वो बैटरी से चलती हैं। एक मतदान केंद्र जहां पर एक ईवीएम मशीन होती है वहां पर 1500 से ज़्यादा वोट नहीं डाले जाते हैं। ये जो ईवीएम मशीनें होती हैं उन पर एक चिप लगी रहती है और एक सीरियल नंबर होता है उस मशीन का। हमारे देश की 16 लाख मशीनें, सोचिए 16 लाख मशीनें, क्या इन 16 लाख मशीनों में से किसी एक दो मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है? किसी पर आरोप यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन पर ना सरकार पर। क्या गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, ऑब्वियसली मशीन है। ईवीएम मशीन की अगर हम बात करें तो ईवीएम मशीन से जब हम काउंटिंग करते हैं मतगणना के दिन, तो 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं एक ईवीएम मशीन से काउंटिंग करने के लिए। लेकिन यही जब प्रक्रिया बैलेट पेपर से होती है तो उस पर बहुत 40-40 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल इसी तर्क के आधार पर हम ईवीएम मशीन को सुपीरियर साबित कर लें बैलेट पेपर से, लेकिन विश्वसनीयता के आधार पर हमेशा से बैलेट पेपर आगे रहेगा। इसी तरह अगर आपको लगता है कि इस देश की विश्वसनीयता, चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास जनता का बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये भी लगता है कि ईवीएम मशीन को लेकर किसी भी तरह का संदेह आपके मन में नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय रखें। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इसी तरह की बाकी वीडियोज़ के लिए आप हमारी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।